Good morning, students. In this video, we will continue our discussion on company law. Today, we will be discussing basic characteristics of a company. So, without any further delay, let's begin this class. All right, students. So, let's begin. कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था कंपनी के बारे में कि कंपनी का कंसेप्ट क्या है. What is a basic concept of a company, how company works, what is the legal status of a company. So those were the points which we discussed in our previous class. Now in this class we shall be discussing some basic characteristics of the company. Characteristic means what are those basic attributes or basic features which differentiates a company from other forms of business. कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, वो कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो कंपनी को बिजनेस करने के दूसरे तरीकों से अलग बनाती है. ठीक है, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, सभी को हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में भी इस चीज को मेंशन करा था, मैं अभी भी मेंशन कर रहा हूं, दैट कंपनी इज लीगली अ पर्सन इन इटसेल्फ. कि कंपनी लॉ की नजर में अपने आप में एक पर्सन है. व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ेंगे पर्सन यानी कि वो जिसके अपने खुद के राइट्स और लायबिलिटीज होती हैं. कंपनी ऑल्सो हैज इट्स ओन राइट्स. Company can purchase a property, company can sell a property, company can start a business, company can close a business. So all these are the legal rights of a person, and the same rights applies in the case of company also. तो कंपनी बेसिकली क्या है, एक आपने एक पर्सन क्रिएट करा है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, आप उस पर्सन को अपने सारे पैसे दे रहे हो, वो उससे बिजनेस कर रहा है और बाद में रिटर्न आपको वापस दे रहा है. तो कंपनी का एक अपना ही एक अलग एक एग्जिस्टेंस होती है, एक अलग आइडेंटिफिकेशन होता है कंपनी का, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. सो a company has a separate identity distinct from the members constituting the company. ठीक है, यह पॉइंट हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी लॉ की नजर में एक अलग पर्सन है, एक अलग उसकी आइडेंटिटी है, एक अलग एग्जिस्टेंस है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी. नाउ limited liability, this point is a little bit technical. Since company is a different person, company has a separate identity which is totally different from the members constituting a company. ठीक है, कंपनी की एक अपनी एक अलग आइडेंटिटी है जो उसके मेंबर्स से बिल्कुल ही अलग है. तो कंपनी जो भी बिजनेस करती है वो कंपनी के नाम से करती है, ना कि अपने मेंबर्स के नाम पे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई incorporate a company, if I am starting a new company, then I will be conducting all my business in the name of that company. कि मैं अगर कोई कंपनी बनाता हूं, ठीक है, ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, तो सारा बिजनेस उस कंपनी के नाम से होगा, नॉट इन माय नेम. मेरे नाम से बिजनेस नहीं होगा. कंपनी अगर लोन लेगी तो अपने नाम से लोन लेगी, मेरे नाम से कोई लोन नहीं लेगी. और कंपनी को अगर कोई लोन के लिए संपत्ति गिरवी रखनी है तो कंपनी के पास जो एसेट्स कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, सिर्फ वे ही एसेट्स गिरवी रखी जाती हैं. ठीक है, बिकॉज इफ कंपनी वांट्स टू मॉर्गेज सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, देन कंपनी कैन मॉर्गेज ओनली दोज प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओनर. कि वो प्रॉपर्टीज जिसके डॉक्यूमेंट्स में कंपनी को एज एन ओनर दिखाया गया है. ठीक है, कंपनी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदती है तो कंपनी विल बी शोन एज एन ओनर, नॉट द मेंबर ऑफ अ कंपनी. कि अगर मैं कंपनी बनाता हूं और मेरी कंपनी आगे जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदती है तो वो कंपनी उस प्रॉपर्टी की ओनर मानी जाएगी,
ठीक है, मैं नहीं माना जाऊंगा कि मैं अगर कंपनी बनाता हूं, मेरी कंपनी आगे प्रॉपर्टी खरीदती है तो रजिस्ट्री होगी तो मेरे कंपनी के नाम पे होगी, मेरे नाम से नहीं होगी। तो इसी वजह से मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि अगर कंपनी बंद होती है, इफ सपोज अ कंपनी इज डिक्लेयरिंग इटसेल्फ बैंकरप्ट, कि अगर कोई कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर रही है, तो कंपनी के जितने क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स यानी कि लोन देने वाले, तो क्रेडिटर्स कंपनी की एसेट के ऊपर क्लेम करेंगे। दे कैन नॉट मेक एनी क्लेम ऑन द पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के जो भी मेंबर हैं, कंपनी के जो भी शेयर होल्डर हैं, उनकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर, उनकी जो भी अपनी प्राइवेट जो एसेट्स हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी लोन लेगी तो अपने नाम से लोन लेगी। कंपनी अगर कोई प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज करती है, गिरवी रखती है, तो वो उसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकती है जो उसके अपने नाम से रजिस्टर्ड है। तो लायबिलिटी लिमिटेड होती है एक मेंबर की। वेयर एज पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में आपने अगर पढ़ा होगा पार्टनरशिप एक्ट में कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस कि अगर पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स अगर पूरी नहीं पड़ती हैं, फर्म की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, कि फर्म के ऊपर जितना भी लोन है उसको क्लियर करने के लिए, इफ द फर्म्स ओन एसेट्स आर नॉट इनफ, then creditors can make a claim upon the personal properties of the partners, कि अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर लोन इतना ज्यादा है कि पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी से अगर वो कवर नहीं होता, तो उसमें पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि उनके जो भी घर है या उनका जो भी उनके पास व्हीकल्स है, उसके ऊपर भी क्रेडिटर क्लेम कर सकता है। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ कंपनी लायबिलिटी इज लिमिटेड। ठीक है, कंपनी के केस में लायबिलिटी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर रही है, लोन ले रही है तो अपने नाम से लोन ले रही है, और अगर कोई प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज करती है, गिरवी रखती है, तो उसे ही गिरवी रखेगी। ठीक है, अब लायबिलिटी लिमिटेड होने का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है? अब लायबिलिटी लिमिटेड मतलब कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी बंद होती है तो कंपनी के मेंबर से, कंपनी के शेयर होल्डर से क्रेडिटर कितना क्लेम कर सकता है? कि अगर आप सपोज करिए आप किसी कंपनी के मेंबर हो, कंपनी बंद हो रही है, मैं क्रेडिटर हूं, मैं आपसे कितना क्लेम कर सकता हूं? हाउ मच कैन आई क्लेम? नाउ आई कैन क्लेम ओनली द अमाउंट विच यू हैवंट पेड ऑन द शेयर्स यू आर होल्डिंग, कि अगर आपके पास जितने शेयर है कंपनी के, उस शेयर पे अगर कुछ पैसा अगर आपका बकाया है। नाउ लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, यू आर होल्डिंग अ शेयर, लेट्स से अ सिंगल शेयर, जस्ट अ वन शेयर, आप एक ही शेयर आपके पास है, एंड दैट वन शेयर इज ऑफ लेट्स से 10 रुपीज, वो 10 रुपए का एक शेयर है, and you have paid rupees 5 on that particular share. So what's the total amount unpaid on in the respect of that one share which you are holding? कि जो शेयर आपके पास है उसके रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट ड्यू बचा? 5 रुपए। तो क्रेडिटर कितना क्लेम कर पाएगा? मैक्सिमम 5 रुपए। तो क्रेडिटर आपसे 5 रुपए से ज्यादा, मतलब आपकी लायबिलिटी, योर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू जस्ट रुपीज 5, कि 5 रुपए तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, कि 5 रुपए से ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में कि ये किस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है। आप अगर क्रेडिटर हो,
आप कंपनी के शेयर होल्डर से तभी क्लेम कर सकते हो अगर उसने अपने शेयर्स के संबंध में कुछ अमाउंट अभी भी उसका अगर बकाया है, कुछ अमाउंट अगर उसने अभी भी पे नहीं करा है। कि अगर आप क्रेडिटर हो, मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास सिर्फ एक शेयर है 10 रुपए का, उसमें से मैंने 5 रुपए दे रखे, 5 रुपए नहीं दिए, तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए। एज अ क्रेडिटर यू कैन ओनली क्लेम ₹5 फ्रॉम मी, नॉट मोर देन दैट। एंड इन केस अगर मेरे फुली पेड अगर शेयर है, मैंने 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए मैंने पूरे दे दिए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस मेरी लायबिलिटी हो जाएगी 0। तब क्रेडिटर विल नॉट बी एबल टू क्लेम इवन अ सिंगल रूपी फ्रॉम मी। ठीक है, तो ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट। नाउ परपेचुअल सक्सेशन, अगेन वी हैव डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस क्लास। पिछली क्लास में हमने इसे डिस्कस करा था। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी की एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर निर्भर नहीं करती। कि ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर अगर कंपनी छोड़ के जाएगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, या कोई मेंबर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी बंद होगी। नो, कंपनी कंटिन्यू करते रहेगी जब तक उसको लीगली बंद नहीं करा जाता। जब तक कंपनी को लीगली बंद नहीं करा जाता तब तक कंपनी कंटिन्यू करेगी अपना बिजनेस। ओके, नाउ दिस पॉइंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट, ऑब्वियसली बिकॉज कंपनी is a distinct legal person which has a distinct identity, a distinct existence from the members constituting the company। ठीक है, तो कंपनी अगर प्रॉपर्टी खरीदती है तो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगी। ठीक है, अगर किसी कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है तो कंपनी को ओनर दिखाया जाएगा इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसफरेबल शेयर। ओके, तो इसको पहले ये समझते हैं कि शेयर होता क्या है, शेयर का कंसेप्ट क्या होता है। शेयर कैपिटल के ऊपर अभी हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर है। अभी अगर आपको एक सिंपल भाषा में समझाएं तो कंपनी की जो पूंजी होती है, कंपनी में जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है, उस कैपिटल को कई स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है जिसे कहा जाता है शेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की कुल कैपिटल अगर 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए है, और आपने 10 लाख शेयर में अगर आप उसे डिवाइड करोगे, कि आप 10 लाख छोटे छोटे हिस्से कर रहे हो उस कैपिटल के, कि कंपनी की कैपिटल मतलब जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन एनी बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूं स्टार्टिंग में कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इट इज कॉल्ड अ कैपिटल। तो कंपनी की कैपिटल क्या होती है, उसको कई स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। कि अगर 1 करोड़ रुपए की कैपिटल आप रखना चाहते हो कंपनी की, तो आप क्या करोगे, जैसे सपोज करो 10 लाख आपने उसके पोर्शन कर दिए, 10 लाख उसके छोटे छोटे पार्ट्स आपने कर दिए, और हर उस पार्ट को कहा जाता है शेयर। कि अगर मान लीजिए आप एक शेयर की कीमत अगर 10 रुपए रखो, तो 10 लाख इंटू 10 करोगे तो 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो 1 करोड़ रुपए, अब अगर मान लीजिए मैं अगर 50,000 इन्वेस्ट करता हूं कंपनी में, तो यानी कि मेरे पास हो गए 5,000 शेयर। तो 5,000 शेयर मतलब कि 5,000 शेयर्स तक मैं कंपनी का ओनर हूं। कि शेयर का मतलब है कि कंपनी की ओनरशिप में, कंपनी की एक, जिसे हिंदी में कह सकते हो एक स्वामित्व में, आपका कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन है। कि कंपनी की ओनरशिप में आप कंपनी के कितना परसेंट ओनर हो, यह डिसाइड होता है शेयर से। ओके, अब कंपनी के जो शेयर होते हैं, ट्रांसफरेबल शेयर का मतलब है कंपनी के शेयर्स को इजीली ट्रांसफर करा जा सकता है। कंपनी के शेयर्स को एक मूवेबल गुड्स की तरह ट्रीट करा जा सकता है। कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है जस्ट लाइक अदर मूवेबल एसेट्स। आप उसे बेच सकते हो, या विल के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो, वसीयत बना के भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं।
उनको खरीदा बेचा जा सकता है जस्ट लाइक एनी अदर कमोडिटी। ठीक है। कैपेसिटी टू बी स्यू और स्यूड, यानी कि कंपनी मुकदमा खुद फाइल कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी मुकदमा फाइल किया जा सकता है। कि अगर मान लीजिए मेरी कंपनी का किसी के साथ डिस्प्यूट होता है तो मैं मुकदमा फाइल नहीं करूंगा, मेरी कंपनी मुकदमा फाइल करेगी। जब कोर्ट में केस रजिस्टर किया जाएगा, कोर्ट में केस की जब फाइलिंग होगी तो फाइलिंग कंपनी के नाम से होगी, मेरे नाम से नहीं होगी। और अगर मुझे किसी के कंपनी के ऊपर फाइल करना है तो मैं कंपनी के ऊपर मुकदमा फाइल करूंगा, उसके मेंबर्स के ऊपर फाइल नहीं करूंगा। ठीक है। अगर मुझे सपोज करो कि अगर मैं जियो के खिलाफ कंप्लेन करता हूं कंज्यूमर कोर्ट में, मुझे जियो की सर्विस पसंद नहीं, तो रिलायंस जियो के ऊपर मैं केस करूंगा ना, मैं कोई मुकेश अंबानी के ऊपर तो केस करूंगा नहीं। तो कंपनी को स्यू भी करा जा सकता है। स्यू करने का मतलब कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और कंपनी भी किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज करवा सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आपको कोई भी पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने की। एंड तो हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।